हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 31 अक्टूबर। आज के दिन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं 31 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव दोस्तों ये वीडियो रहने वाली है। ओके, पहला जो आर्टिकल रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि आखिर किस तरीके से जो आरबीआई है ये अपना आप कह सकते हैं जो इन्फ्लेशन वाला जो ग्राफ है इसको डाउन करने वाली है, और कैसे ये करेगी इस काम को, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। अगला आर्टिकल है दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग को पता होगा कि एक काफ़ी दुखद घटना हुई है, काफ़ी यहाँ पे आप कह सकते हैं दिल दहला देने वाली यहाँ पे आप कह सकते हैं घटना हुई थी सियोल के अंदर। उसके बारे में देखेंगे, जो बातें भी अभी तक हमें पता है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ओके, और बहुत बुरी चीज़ दोस्तों जो वहाँ पे हुई है, 151 लोग जो हैं लगभग यहाँ पे जो मर गए थे। ओके, वो भी भगदड़ की वजह से मरे हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या है ये। एंड एट द एंड दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं C295 जो एयरक्राफ्ट है इसके बारे में। ओके, जो बातें भी हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 31 अक्टूबर तक आप लोग के लिए ऑफर है। ऑफर अवेल करने के लिए आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस वो यूज़ कर सकते हैं। यूसीएससी दोस्तों एग्जाम होने वाला है 13 नवंबर सुबह 11 बजे। एनरोल करने के लिए आप लोग स्कैन कीजिए इसको और फ्री में आप लोग एनरोल कर ले जाएंगे। ईपीएफओ की क्लासेस लाइव हैं जिसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए। 0% की ईएमआई पे आप लोग कोर्सेज वगैरह परचेज कर सकते हैं। कंपीट ऐप है हमारा जो कि लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे आप लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये जीत सकते हैं। फ्री में दोस्तों इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जिसका बेनिफिट आप लोग को डायरेक्टली हो रहा होगा। और डाउट ब्राउज फीचर है, अगर आप लोग ये बार कोड स्कैन करेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब देखिए दोस्तों, आराम से लेके हुए चलूंगा इस पूरे आर्टिकल को क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल आर्टिकल है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं एक एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी जो है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे कह सकते हैं लेके आती है कि क्या फॉर्मुलेट यहाँ पे करवा के लाई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिस्पॉन्स में, कि जो यहाँ पे हाई रेट है इन्फ्लेशन के हमारी कंट्री में उसके रिस्पॉन्स में बेसिकली। अब आप मान लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो कमेटी है किसके अंडर आती है, आरबीआई के अंडर आती है। और ये क्या लेके आई है, ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन लेके आई है जो कि काम करेगा भारत के अंदर जो हाई रेट है इन्फ्लेशन के उसको कम करने में। ओके, अंडर द इन्फ्लेशन टारगेट रिजीम दोस्तों जो कि चालू हुआ था 2016 के अंदर, उसके तहत दोस्तों जो सेंट्रल बैंक है उसे रिक्वायर्ड है कि उसका एक टारगेट है बेसिकली इन्फ्लेशन का, वो है 4% तक। अब 2% ऊपर नीचे हो सकता है, चाहे आप कह सकते हैं 2% कम हो जाएगा और 6% तक हो सकता है। ये आप लेवल समझिएगा। जो मैं यहाँ पे भी वर्ड बोल रहा हूँ इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि 2 से 6% तक होना मतलब ठीक है, इसको मानते हैं कि सही चल रहा है सब कुछ। अब एक मीटिंग बैठती है, उस मीटिंग में क्या होता है, देखिए रिटेल इन्फ्लेशन जो है दोस्तों सितंबर का वो पहुंच गया 7.4%। इसका मतलब ये हो गया कि जो कंज्यूमर है उसने सितंबर महीने के अंदर 7.4% हायर यहाँ पे चीज़ों को लिया था। अब देखिए दोस्तों, इसका ये मतलब हुआ बेसिकली कि जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया गया यूजिंग सीपीआई, सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करके दोस्तों होता है, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। उसके तहत ये बोला गया कि आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है, ओके, आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है उसके यहाँ पे आप कह सकते हैं ज़्यादा चला गया ये। अब जो 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स हैं जनवरी से चालू होते हुए देखते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिली। अंडर आरबीआई एक्ट 1934 अगर सेंट्रल बैंक फेल हो जाती है, अगर सेंट्रल बैंक फेल हो जाती है अपने इन्फ्लेशन टारगेट को हिट करने में फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, तो यहाँ पे 3 चीज़ों को बारे में ध्यान किया जाता है। पहला ये देखा जाएगा कि रीज़न क्या है फेलियर का, क्यों अचीव नहीं कर पाई इस टारगेट को। फिर जो भी यहाँ पे रेमेडी है उसके लिए उसे यहाँ पे प्रपोज किया जाएगा कि क्या किया जा सकता है। एंड थर्ड वन है दोस्तों कि एक एस्टिमेट टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसके अंदर अंदर आप कह सकते हैं जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसे अचीव करना होगा। और जो भी यहाँ पे रेमेडियल एक्शन वगैरह हैं, जो भी यहाँ पे सजेशन दिए गए हैं, इनको करना पड़ेगा, आपको अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज दोस्तों कंडीशन बुरी हो जाएगी। अब एमपीसी का जो टारगेट है वो कैसे काम कर रहा है इन्फ्लेशन का, देखिए एमपीसी के 6 मेंबर हैं जिसके अंदर आपके आरबीआई के गवर्नर भी आते हैं, 3 नॉमिनेट करते हैं बाय द आरबीआई, ओके, और गवर्नमेंट के द्वारा। जो एमपीसी है ये 2 महीने तक यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हर एक 2 महीने में देखती है चीज़ों को। 6th टाइम एक साल के अंदर फरवरी से अगर हम देखते हैं, आप मान लीजिए तो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, यहाँ पे इवेल्युएट होता है करंट स्टेटस, आउटलुक फॉर द इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी असेसमेंट है दोस्तों उसके हिसाब से।
अब इसके अंदर दोस्तों बताया गया कि जो आप कह सकते हैं असेसमेंट सबका होता है बेसिकली, रिपो रेट का भी होता है, इंटरेस्ट रेट का भी होता है, लोन जो यहाँ आप कह सकते हैं मनी होती है टू द बैंकिंग सिस्टम, उन सभी का होता है। अब ये आता है कि जो मूवमेंट्स है दोस्तों, जहाँ पे रिपो रेट इन्फ्लुएंस होता है ओवरऑल इंटरेस्ट रेट से इकोनॉमी में, उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं देखा जाता है। टिपिकली दोस्तों जो एमपीसी है ये चाहती है कि जो इन्फ्लेशन कंटेन करता है उसके अंदर रिपो रेट का राइज हो। सच डियर मनी पॉलिसी के द्वारा यहाँ पे आप कह सकते हैं चीज़ें होती हैं, हर एक टाइप की बोरोविंग वगैरह, चाहे वो कंज्यूमर्स के लिए हो, जैसे मान लीजिए कार लोन्स वगैरह हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए आपके, ओके, फिर आप कह सकते हैं फ्रेश बिजनेस वाले इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब जो लोग हैं, ओके, इनको भी अगर आप लोग मानते हैं, इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर होता है, इफेक्टिवली ये स्लो डाउन करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, हमारी इकोनॉमी वगैरह को, तो आप कह सकते हैं ये हिट करता है, अगर चीज़ें बुरी होती हैं तो ये हिट करता है। आखिर किस तरीके से जो आरबीआई है ये भी फेल हो गया चेक करने में इन्फ्लेशन। देखिए आरबीआई का जो रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट को लेके, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं देखा गया था बाय नवंबर 12, और उस टाइम पे दोस्तों कम्युनिकेशन के प्रिविलेज की बात भी करी गई थी। उस टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे जो एमपीसी के पुराने स्टेटमेंट आए हैं, ओके, जो पुराने स्टेटमेंट आए हैं कंपेयर करते हुए, तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो प्रोवाइड करता है एक क्लू, जहाँ पे आरबीआई का जो कर्व है ये फेल डाउन हो रहा है, ओके। अब देखिए जो एमपीसी की नॉलेज है उसके तहत यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो टिपिकली 2 मंथ तक लैग कर सकता है, जिसका मतलब ये हो गया कि ये डिलिबरेट होता है अक्टूबर में, ओके, और आप कह सकते हैं चलेगा अगस्त अक्टूबर तक, आप मान सकते हैं ये चीज़ें होती हैं। अब अक्टूबर 2021 की बात बताता हूँ मैं आपको, जो इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्ट्री है दोस्तों, ओके, ध्यान दीजिएगा, जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री है वो कहीं ना कहीं डाउन होती है Q3 को लेके, अक्टूबर से दिसंबर में, और जो सीपीआई हेडलाइन है उसका जो मोमेंटम है वो भी मॉडरेट करता है ईज ऑफ फूड प्राइसेस, जो कि कंबाइंड है दोस्तों विद द फेवरेबल बेस इफेक्ट्स को लेके, ओके। अब देखिए जो प्रोफेसर जयनाथ आर वर्मा है, आप कह सकते हैं, जो कि वन ऑफ द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, एक्सप्रेस किया उन्होंने अपना रिजर्वेशन, और ये बोला कि आरबीआई कंटिन्यू करेगी एकोमोडेटिव स्टैंस को, ओके। जो कोर इन्फ्लेशन है वो स्टेबल है दोस्तों, मतलब ज़्यादा स्टेबल होना ज़रूरी है, जो राइज और फॉल है उससे। जो इंडिया है कहीं ना कहीं विटनेस करता है हाई हेडलाइन इन्फ्लेशन लेट 2019 के अंदर, जहां आप कह सकते हैं सम रिलीफ मिलता है अगर हम लोग बात करें, क्योंकि फर्स्ट हाफ में दिक्कत नहीं हुई थी, 2021 तक ये चीज़ें हुई हैं और 2021 के बाद ही हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है, ओके। अब ये काफ़ी क्लियर है, रेड फ्लैग दिखाते हुए, मतलब कि खतरे वाले साइन है ये बेसिकली, और आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं अंडरस्कोर्ड रहा इंडिया की वल्नरेबिलिटी को लेके, क्योंकि सडन दोस्तों स्पाइक आता है इन्फ्लेशन में, चाहे वो फूड हो चाहे फ्यूल हो, इन सभी में दिक्कत आई और सबके प्राइसेस बढ़े भी थे। आरबीआई अपने रिपो रेट को अनचेंज रखती है एट 4%, और लिमिटेड है दोस्तों आप कह सकते हैं इसका कॉन्टेस्ट, जो कि हुआ है लेट 2022 के अंदर। दिसंबर 2021 की बात बताऊं मैं आपको, तो आरबीआई जान चुकी थी कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो अक्टूबर में वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है अप टू 5.9%, और अगर इसे नहीं रोका जाएगा तो आगे भी बढ़ेगा। फरवरी 2022 की बताऊं तो इस टाइम तक जो हेडलाइन थी और जो कोर यहाँ पे इन्फ्लेशन था वो 6% तक आ चुका था, बट एमपीसी दोस्तों अब भी रिफ्यूज़ कर रही थी इंटरेस्ट रेट के रेज को, ओके। ये दिक्कत यहाँ पे आ रही थी, और वो मान रही थी कि जो इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट लेवल पर है बिटवीन दिसंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक। रशिया ने जैसे इन्वेड करा यूक्रेन को, फरवरी में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये बढ़ गए। अप्रैल 2021 में दोस्तों क्या होता है, ये काफ़ी क्लियरली दिख गया इन्फ्लेशन को कि वो मॉडरेट पे है, और जो एमपीसी है वो रिकग्नाइज करती है अपने यहाँ पे फॉर्मली बाय शार्पली रेज इन द इन्फ्लेशन, और उस टाइम पे पता लगता है कि जो 4.5% वाला था वो 5.7% तक हो गया है। अप्रैल में दोस्तों जो रिटेल इन्फ्लेशन थे वो भी 7.8% तक पहुंच गए, जो कि हाईएस्ट है अब तक मोदी गवर्नमेंट के अंदर, जब से 2014 के बाद तो ये अभी देखने को हमें मिला, ओके। डबल आप कह सकते हैं ये है अभी तक का जो टारगेट है हमारा, उसके डबल यहाँ जा रहा है हिसाब किताब, जो कि और ख़राब बात है हमारे लिए। तो ये सब है दोस्तों जो कि भाई हमें देखने को मिला हमारे यहाँ पे आरबीआई की इन्फ्लेशन रेट के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स फैक्ट्स हैं वो सब मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करें। तो आप मान सकते हैं कि ये होना चाहिए हमारा रिक्वायर्ड, पर लगभग यहाँ पे 7.6% तक पहुँच गया है, तो आप मान सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा ग्रोथ है और इन्फ्लेशन हुआ है एक्चुअली, तो ये चीज़ हमें देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी एक दुखद घटना हुई, और इसके अंदर 151 जो लोग हैं उनकी यहाँ पर उनका देहांत हो गया बेसिकली। सबके सब जो लोग हैं ये बताया जा रहा है कि कोई सफोकेशन से मर गया, घुट के मर गया, क्योंकि वहाँ अचानक से भगदड़ मची, और जब भगदड़ मची है दोस्तों तो उसके बीच में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, ओके। वर्ड टू वर्ड तो नहीं जा रहे हम लोग,
मैंने समझने के लिए यहाँ पे ये लिख दिया, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं आपको बेसिकली स्टोरी पूरी हुई क्या है कि आप मान सकते हैं कि एक रोड है और काफ़ी पतली गली थी, वहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हो गए, हर तरफ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर तरफ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। रीज़न तो नहीं बताया गया कि आखिर ये हुआ क्यों, क्यों लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं दिक्कत में आए, लेकिन ये है कि मात्र आप कह सकते हैं 30-40 सेकंड, 1-2 मिनट की बात होगी, जहाँ उसके बाद आप कह सकते हैं इतनी बुरी कंडीशन होगी उस गली की, हर तरफ यहाँ पे लाशें हो गई। जब निकाला गया लोग लोग एक दूसरे के ऊपर दबे हुए हैं, कुचले गए हैं बिल्कुल, और बहुत बुरी कंडीशन दोस्तों उस टाइम की। ऐसा नहीं है, पहली बार नहीं हुआ ऐसा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भगदड़ मची होगी इतनी लार्ज अमाउंट में क्राउड के अंदर, ऐसा बहुत बार हुआ है। ओके, भारत के अंदर भी आप कह सकते हैं कई केसेस आते हैं ऐसे, जहाँ पे आप कह सकते हैं कोई फेस्टिवल चल रहा है, कुछ हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे अचानक से भगदड़ मच गई, कुछ भी हो गया, तो उसकी वजह से ये होता है। लेकिन ये घटना काफ़ी बुरी थी कि सब लोग यहाँ पार्टी वार्टी करने आए थे, बट उसके बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि दिक्कत ज़्यादा हुई और प्रॉब्लम्स आई हैं। प्रॉब्लम क्या, कई सारे लोग जो खुश होंगे उस टाइम पे, उसमें भी यहाँ पे दिक्कत आई है। विमेंस दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा थी, ओके, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई, और एक तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी बुरी न्यूज़ है। और ये हुआ है बेसिकली, लोगों को सांस नहीं मिल रही थी, लोगों मतलब कुछ बच्चे, मतलब बच्चे क्या, कुछ लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू बताया जो थोड़े ठीक हो गए, उन्होंने बोला बेसिकली कि आप कह सकते हैं 30-40 सेकंड के लिए तो आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं है आपके आसपास क्या चीज़ चल रहा है, और लगभग 6 मिनट तक आप कह सकते हैं ये पूरा जो था काम था वो चला था बेसिकली। उसके बाद इतनी जल्दी यहाँ पे रेस्क्यू टीम लेके आए, पुलिस वाले लेके आए, वो जल्दी जल्दी CPR दे रहे थे सबको कि बचाओ बस, क्योंकि कंडीशन बहुत बुरी होगी दोस्तों। पूरी सड़क पे सिर्फ लाशें लाशें बिछी हुई, हर इंसान यहाँ प्रॉब्लम में, हर एक इंसान प्रॉब्लम में, ऐसा कोई नहीं था जो प्रॉब्लम में नहीं हुआ होगा। बस वो लोग थे जो जल्दी जल्दी यहाँ पे निकल गए, अपना जो बाहर बाहर कोने पे थे वो तो निकल गए, वो ठीक, लेकिन जो दोस्त बीच में थे प्रॉब्लम उन्हें हो ज़्यादा होगी कुछ, क्योंकि अब देखिए बीच वाले क्या हुआ, कुछ इधर से भाग रहे हैं वो फंस गए, कुछ इधर से भाग रहे हैं ये फंस गए, कुछ यहाँ अब कहाँ भागे इन्हें भी नहीं पता, इन्हें कुछ दिख भी नहीं रहा है कि आगे क्या है क्या नहीं है, भगदड़ आधों को तो यहाँ ये तक नहीं पता कि हम भाग क्यों रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम आई आई किस वजह से, क्यों लोग यहाँ भाग रहे हैं फालतू में, क्यों, बहुत कम जगह छोटी जगह पे ज़्यादा लोग आ गए, आप कह सकते हैं ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, कुछ दोस्तों ऐसे इवेंट और भी हुए हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं शिकागो का नाइट क्लब 2003 वाला, वहाँ पे एक पूरी क्राउड रहती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आप कह सकते हैं पेपर स्प्रे फेंकते हैं लोगों के ऊपर, उसके बाद दोस्तों जो वहाँ भगदड़ मचती है उसके अंदर लगभग 131 जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। आप मान लीजिए इतना बड़ा यहाँ पे हालत हो जाती है। फिर सियोल में दोस्तों ऐसी रिपोर्ट हुई है, आप कह सकते हैं लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आए थे और नंबर में यहाँ पे रश हुआ था, काफ़ी दिक्कत आई है बेसिकली। तो ये चीज़ें हुई हैं, कोलैप्स हो गए, लोग यहाँ पे हेलोविन पार्टी मनाने आए थे, इतनी प्रॉब्लम आई दोस्तों अब, और वहाँ पे शोक का माहौल है, 2 दिन का यहाँ पे शोक दे दिया है आप कह सकते हैं साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने। अब हेलोवीन दोस्तों क्या है, हेलोवीन आप कह सकते हैं फेस्टिवल है इनका, काफ़ी सारी कंट्रीज में मनाया जाता है, 31 अक्टूबर की रात को बेसिकली बनाया जाता है। ओके, और आप मान सकते हैं कि पूरे तरीके से जो लोगों के जो आप कह सकते हैं मर गए बेसिकली, जो लोग उनके जो नहीं हैं इनके साथ, जो इनके यहाँ पे पूर्वज हैं बेसिकली, कोई किसी के साथ वाला होगा कोई, तो उनके लिए बेसिकली मनाया जाता है, उनके साथ इंक्लूड करने के उनको डेडिकेटेड होता है पूरा दिन। ओके, जो भी आप कह सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है लोग, उनके लिए यहाँ पे हेलोवीन पार्टी मनाई जाती है बेसिकली, कि एज अ ट्रिब्यूट है, एज अ डेडिकेशन उनको दिया जाता है। तो ये होता है हेलोवीन में। और अब तो दोस्तों सियोल में आप देख सकते हैं अभी काफ़ी कंडीशन बुरी है और अच्छी बात नहीं है, ये काफ़ी दुखी और सही न्यूज़ नहीं थी मेरे को, जब मैंने सुना तो मुझे भी लगा ऐसे कि ये ठीक नहीं हो रहा है। ओके, अब दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है C-295 के टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। इसमें दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो पूरी कवर करी है जहाँ पे मैंने हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करा है। अभी शॉर्ट में आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ मैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने संडे को फाउंडेशन स्टोन रखी थी, नींव रखी थी ऑफ टाटा एयरबस प्लांट की वडोदरा के अंदर, जो कि मैन्युफैक्चर करेगी C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हमारी एयरफोर्स के लिए। ओके, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, और ये प्रोजेक्ट लगभग आप कह सकते हैं जाएगा 2031 तक, इतने आप कह सकते हैं इस ईयर तक जाएगा, और इसके अंदर 56 जो हैं वो ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और पूरे तरीके से दिए जाएंगे किसको, IAF को। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो काम है ये होने वाला है। ओके, और ठीक है दोस्तों, तो आज की यही थी हमारी पूरी वीडियो, जहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करे सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जो हैं आपके लिए। ओके, अगर अभी कोई आपका डाउट है तो उसको आप लोग मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। टिल देन दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।